क्या अच्छा एक चीज जान लें, इधर इधर पीछे ध्यान दें, राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के विषय में शब्द क्या, जैसे सरकार है, सरकार समझे, सरकार, सरकार के अंग, सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के अंग 3, एक कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इधर ये सरकार के 3 अंग हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। इसे हम बोलेंगे, पता है राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे? संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे। इधर एक यहीं पर चर्चा का विषय आ जाता है संसद। अगर संसद आपसे पूछा जाता है संसद, इधर संसद के अंग अगर पूछे, संसद के अंग 3, एक आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर यहीं पर संसद के सदन पूछे, संसद के सदन कितने हैं? 2, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन का नाम है राज्यसभा और इसका नाम है लोकसभा। इसे राज्यों का सदन कहते हैं, इसे जनता का सदन कहते हैं, इसे प्रथम सदन कहते हैं और इसे द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, इसे द्वितीय सदन कहते हैं, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के विषय में या संघ की कार्यपालिका शक्ति के विषय में हम कहाँ पढ़ते हैं? भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 पढ़ते हैं, भाग नंबर 5 में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 लिखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नोट करें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां पर एक शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे लिखें, अनुच्छेद 53 लिखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह उसका स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करे। नोट कर लिया, दिख रहेगा? अच्छा ऊपर लिख देंगे। ठीक है, आप क्या क्या छूट रहा है बोलो, रिपीट करते हैं।
लिखे अनुच्छेद 53, लिखे संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 लिखे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह उसका स्वयं प्रयोग करे, वह उसका स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करे। अधीनस्थ से मतलब क्या है, अंडरलाइन करके लिख ले नीचे, मंत्री परिषद या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करे। देखिए एक प्रश्न आता है, जैसे प्रश्न पूछा गया भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखे भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। अगर यहां पर पूछा जाए विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति एग्जाम में पूछा गया है, तुम्हारे वनडे एग्जाम में पूछा गया। विद्या देवी भंडारी श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, तब तुम भंडारी विद्या देवी भंडारी का जिक्र करो। वो कहाँ की, श्रीलंका की, भंडारकर। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति के विषय में पूछ रहे हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसी को पता है? नहीं। मारिया पैरोना, अर्जेंटीना। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति, नोट करें, भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति, नहीं, नोट करें, भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण भारत का प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अगर तुमसे पूछा जाए भारत का प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति, निर्दलीय चुनाव जीतने वाला, निर्दलीय चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति, निर्दलीय चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति क्या कहेंगे? वी गिरी। क्या बड़ा वीवी गिरी। अगर तुमसे प्रश्न फिर पूछा जाए कार्यकाल के दौरान, लिखे कार्यकाल के दौरान
अगला देखिए, कार्यकाल के दौरान देखिए कार्यकाल के दौरान, ये मैं अगली बार आऊंगा तो कुछ सुनूंगा। कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? पहला नाम लिखिए जाकिर हुसैन, पहला नाम लिखिए जाकिर हुसैन। दूसरा नाम लिखिए फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला लिखिए देखिए दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखा, द्रौपदी मुर्मू आप दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना। देखिए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की जनजात किस जनजाति से है? संथाल। लिखे द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, हाँ द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से है? लिख ले संथाल, संथाल, ठीक है। देखिए अगला, देखिए द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के, उड़ीसा के, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है। उड़ीसा के मयूरभंज, हाँ मयूरभंज जिले की मूल निवासी है, ठीक है। आप समझिए जरा, मैंने जो महत्व, अच्छा एक और लिख ले सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाला, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बना? द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बना? द्रौपदी मुर्मू। देखिए भारत का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, भारत का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। हाँ 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 इधर। अभी हमने आपको दो अनुच्छेद बताए, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। लिखिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52 और इधर अनुच्छेद 52 और 53 मैंने बता दिए। लिखिए अनुच्छेद 73, लिखिए अनुच्छेद 73। क्या आगे देखिए अनुच्छेद 73। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है।
विस्तार किया जा सकता है। अब 73 के बाद में सीधे लिखे अनुच्छेद 77, लिखे अनुच्छेद 77, लिखे संघ के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ के जितने भी काम हैं सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के विषय में। जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यता इधर समझिए। जैसे कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में लिखा होता है, ये वैकेंसी में क्या है, भारत के आप निवासी होना चाहिए, आप क्या हो, इंडियन हो, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक हो। उम्मीदवार जो है ना वो भारत का नागरिक होना चाहिए। समझिए इधर, यहां पर ये कहीं नहीं लिखा कि वो जन्मजात नागरिक हो या उसने नागरिकता अर्जित कर ली हो। जैसे अगर तुम एप्लीकेशन देते हो, आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, देखिए नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो नागरिकता वंश के आधार पर होती है, एक जन्म के आधार पर नागरिकता होती है, और एक भूभाग के विस्तार के आधार पर नागरिकता होती है, एक देशीकरण के आधार पर नागरिकता होती है, और एक पंजीकरण के आधार पर नागरिकता आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ केवल इतने लिखा है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, समझिए जरा, जो चुनाव लड़े उम्मीदवार, समझ गए, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। 35 वर्ष से उम्र कम ना। देखिए 35 वर्ष इसलिए देश का ये प्रथम नागरिक होता है। समझिए इधर, देश का ये प्रथम नागरिक होता है। अब वहां पर इसकी एज के विषय में डिसाइड किया गया, भाई जो भी बने ना वो 35 वर्ष से कम ना। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35। अच्छा, प्रधान उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? उपराष्ट्रपति 45? 35। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए? अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के लिए? 25। अच्छा, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए? केंद्रीय मंत्री बनने के लिए बोलो। केंद्रीय मंत्री, तुम रेल मंत्री बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर कल्पना कर लो, हम मोदी और तुम्हें मंत्री बना रहे, कम से कम तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अरे 25 वर्ष में व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मंत्री क्यों नहीं बन सकता है? दिमाग लगाओ इधर। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अच्छा, राज्य में मंत्री बनने के लिए? राज्य में, अच्छा, राज्य में मुख्यमंत्री बनाएंगे 25 साल में और मंत्री बनाएंगे 30 साल में, कैसे बन जाएगा? राज्यों में मंत्री 25 साल, इधर 25 साल कन्फर्म इधर। अच्छा, आप बताओ, अगर तुम लोकसभा होगी, राज्यसभा, अगर लोकसभा के सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अच्छा, विधानसभा का 23 साल किसी की नहीं है, 23 इयर्स किसी की नहीं है। इधर अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो उम्र 25 साल।
अगर विधान परिषद सर 25 ऊपर ही होगा, 30 होगा। विधान परिषद 30 साल है। अच्छा, इधर अगर तुम्हें कहे लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए, इधर लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर कितने चाहिए? न्यूनतम उम्र 25। अगर तुम्हें कहे राज्यसभा का सभापति 30 कंफर्म। अरे राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है 35 साल। कितना है? 35 साल। इधर अब देखिए जरा, अगर तुमसे कहे विधानसभा का अध्यक्ष बनना, विधानसभा का अध्यक्ष 25। अगर तुमसे कहे विधान परिषद 30। यहाँ राज्यपाल विधान परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। इधर अगर तुमसे यही प्रश्न करे प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र, हाँ ग्राम नोट कर लीजिए, हर एग्जाम में इससे बात नहीं पूछा जाएगा। ये जो आयु सीमा लिखी है इधर, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी है? 35। उपराष्ट्रपति नोट करिए सब लोग, उपराष्ट्रपति के लिए 35। प्रधानमंत्री, इधर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। नोट करो, हम तो बोल रहे हैं, अब तो लिखे ये सामने। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। राज्यों में मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लिखा। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा लिख रहे 35 वर्ष, क्योंकि यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितना है? न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। और विधान परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। मिटा दें इसे? हाँ देखिए इधर इधर पीछे, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात क्या है? आयु सीमा 35 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। इधर पता है अगला बहुत महत्वपूर्ण है, कोई लाभ के पद पर ना हो, या दिवालिया कोई लाभ के पद पर ना हो। अगला क्या है? 5वां पॉइंट। बिल्कुल सही है। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मैं तुम लोग मत बोलो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इधर देखिए, मान लेते हैं तुम्हारे घर में कोई ऐसा कैंडिडेट है, बाबा जी मान लो अपने, इधर उम्र कितनी है, 40 साल या 50 साल मान लो। इधर भाई 35 से उम्र ज्यादा है, भारत के नागरिक है, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं है, कोई लाभ के पद पर नहीं है और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखते हैं। इधर तो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। समझिए, इधर उम्मीदवार बन सकते कि नहीं बन सकते? राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। अब समझो, जैसे तुम्हारे यहाँ अपने बाबा जी को चुनाव लड़ाना चाहते हो राष्ट्रपति का, तो तुम्हारे लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तुम अभी तक किसी के चुनाव में जब वो नामांकन करने जाता है व्यक्ति, तब तुम वहां शामिल हुए हो किसी के चुनाव में? नहीं जानते हो। इधर अब बात करते हैं, जैसे तुम्हें चुनाव लड़ाना है तो तुम चुनाव कैसे लड़ाओगे, ठीक है, क्या क्या आवश्यकता होंगी, पैसे कितने होने चाहिए, क्या कहीं पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा, वोट करेगा तुम्हें तो सब कुछ होगा कि कौन मत देगा कौन मत नहीं देगा। अच्छा, पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है। अच्छा, ये अप्रत्यक्ष क्यों होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? एक मिनट रुको। और कोई जवाब देना चाहता है? ये 1 2 3, हाँ बोलो। जनता द्वारा नहीं, ठीक है। जनता के प्रतिनिधि क्या करते हैं? वोट करते हैं। यहां पर जनता के प्रतिनिधि वोट करे। अच्छा, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट जब जनता जिसे चुनती है उसके चुनाव को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जहां पर जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। दूसरी बात समझो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये खुला होता है या गुप्त होता है? गुप्त या खुला? कैसा होता है? गुप्त, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो मतदान है राष्ट्रपति का, कौन कौन मत देता है? कौन मत देता है? कौन? पहली बार, चुनाव कौन कराता है? चुनाव कौन कराता है? चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा कौन कराएगा? प्रधानमंत्री चुनाव कराएंगे? चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग, इधर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। तो ऐसा किसी भारतीय संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भाग 15 में। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसमें सर किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? नहीं, तुम लोगों को जवाब नहीं देना। और बोले, हाँ बोलो, पीछे किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? नहीं पता है? 300, हाँ सही, 324, वेरी गुड, 324। इधर समझिए, इधर ये बच्चा 300 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति और संसद, लोकसभा, राज्यसभा और
विधानमंडल का चुनाव कराएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? आपका चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, तो एक तो तुम्हें पता चल गया चुनाव आयोग कराएगा। अच्छा, तुम्हें पता है चुनाव आयोग में, समझिए इधर, जैसे तुमने लोकसभा का चुनाव देखा, आपके यहाँ से सांसद कौन है लोकसभा से? जयप्रकाश रावत। अगर आपसे पूछे विधानसभा का चुनाव हुआ तो आपके यहाँ विधायक कौन है? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। अच्छा, एक बात बताओ, जब चुनाव होता है तो नितिन अग्रवाल हो या आपके सांसद जयप्रकाश हो, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट, जीतने का सर्टिफिकेट कौन देता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी उस समय कौन बन जाता है? डीएम, कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब क्या बन जाते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी। तो हमको ये बताओ, जब इनका चुनाव होगा राष्ट्रपति का, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उस समय में जो चुनाव अधिकारी बनता है वो कौन बनता है? वो मुख्य वो, हाँ बताओ, चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी कौन बनेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं, प्रधानमंत्री क्यों बनेगा? बताए कौन बनेगा? सीबीआई, सीजीआई। सीजीआई का मतलब न्याय करना है, उससे इससे कोई लेना देना। और देखिए, फिर हमारी बात समझे इधर, नहीं समझो इधर। इधर पहली बात, थोड़ा गंभीर होकर के पहले प्रश्न समझने का प्रयास करो। जब प्रश्न समझोगे, अगर तुम प्रश्न समझोगे, वो तुम्हें उसका उत्तर भी समझते अच्छा लगेगा। और जब तक क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो फिर वो आया चला गया। समझिए इधर, पहले प्रश्न समझने का प्रयास करें। प्रश्न में क्या बता रहा हूं कि चुनाव आयोग, इधर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, कंफर्म हो गया अनुच्छेद नंबर 324 के तहत। अब तुमसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव होता है, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी जारी करता है। जिले के अंदर चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है। ठीक है, और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन बन जाता है? कलेक्टर साहब बन जाते हैं। उसी प्रकार जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान एक तो पता है दिल्ली में होगा, और एक कहाँ होगा? विधानसभा में। आपकी लखनऊ विधानसभा में होगा, पटना विधानसभा में होगा, हर विधानसभा में मतदान होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब चुनाव अधिकारी कौन बनेगा उस समय? उच्च न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय मैंने कहा न्यायालय हटा दो। राज्यसभा नहीं पता है। इधर यहां पर चुनाव अधिकारी बनते हैं लोकसभा राज्यसभा के महासचिव। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव चुनाव अधिकारी। समझिए इधर, अगर ये चुनाव अधिकारी बने, ठीक है, अब बात कर लेते हैं मत कौन देगा? मत कौन देगा? अच्छा, चुनाव ईवीएम से होगा? ईवीएम से चुनाव नहीं होगा इधर। अच्छा, ईवीएम से क्यों नहीं होगा? क्या छेड़छाड़ की जा सकती है? अरे ये क्या तुमने बता दिया? नहीं, देखो एक चीज जानो, इधर बहुत से लोग देश, ठीक है, देश जब व्यक्ति हारता है अपनी कमियां नहीं देखता है, वो तो कहता है मशीन गड़बड़ थी, हमारा आए नहीं वोट। इधर सच्चाई ये है, अभी कर्नाटक में एक पार्टी सत्ता में जो आई है, वो पार्टी जब भी हारती है तो वो क्या कहती है? ईवीएम खराब थी। इस बार ईवीएम नहीं खराब हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपने अभी मतदान नहीं किया, इधर समझिए, एक मशीन होती है, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप जैसे अपना वोट डालेंगे तो आप जिसको वोट करना चाहती हैं उस पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसका नाम, ठीक है,
जैसे आप बटन दबाएंगे वहाँ सिग्नल जलेगा कि आपका वोट पड़ गया, और एक नीचे और मशीन रखी रहती है, उसमें उस पार्टी का सिंबल बनकर के आएगा कि आपने इसको वोट किया। अच्छा, इससे सुविधा क्या है, ईवीएम काउंट करने में बहुत आसान है, कितने वोट पड़े वो तुरंत का तुरंत बता देगा, और बैलेट पेपर में ज्यादा समय लगता है। परंतु राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो ईवीएम से नहीं कराया जाता। क्यों? ज्यादा लोग भी नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं होते, इसलिए हम लोग बैलेट पेपर से करा लेते हैं। अच्छा, गुप्त तरीके से आपने वोट तो कभी दिया नहीं होगा, अभी तक नहीं दिया है। अच्छा देखिए, जब भी आप मतदान करने जाएंगे, ठीक है, आप प्रधानी का वोट डालने जाएंगे या विधायक या सांसद, तो जब आप मतदान करेंगे तो उस चैम्बर में उस समय कोई नहीं होगा, वही गुप्त है। गुप्त का मतलब केवल आप अकेले हैं, दूसरा नहीं पता है, नहीं पता। इधर देखिए, इधर राष्ट्रपति का चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ईवीएम आपको ये बताता है, ईवीएम एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। आप अकेले गए, इधर आप अकेले गए, आपने कहा नहीं हमको नितिन अग्रवाल वाला बटन दबाना, आपने नितिन अग्रवाल का बटन दबाया, समाप्त। आपका वोट किसे गया? नितिन अग्रवाल। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने वोट नितिन अग्रवाल को दिया है, उसके बाद सभी बटने, आपको लगता है ना, सभी बटने फिर दबा लें, चाहे जितना प्रयास कर लें, निरर्थक प्रयास, वोट आपका चला गया। अर्थात कहीं वोट आपका खराब होने वाला नहीं है ईवीएम में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। उसमें आप गए तो आपने अपनी पसंद बताई, देखो ना इधर, ये फर्स्ट चॉइस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आपने अपनी वरीयता दी, आपने अपनी वरीयता दी। और यहां पर क्या है, ईवीएम में एक वोट एक व्यक्ति। ठीक है, यहां पर क्या होता है, हम अपनी वरीयता देते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के मत का एक मूल्य होता है और उस मूल्य के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, वरीयता देता है। हमको ये, इसको ये, इतना इतना, तो ईवीएम में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात देखें, बैलेट पेपर, जो बैलेट पेपर है वो दो कलर का होता है, विधायक के लिए अलग होता है, सांसद के लिए अलग होता है। इधर बैलेट पेपर सांसद और विधायक के लिए अलग होता है, समझिए। इधर बैलेट पेपर विधायक के लिए अलग है और सांसद महोदय के लिए अलग है, और एक कलर भी फिक्स कर दिया है, इनका ये कलर रहेगा, इनका ये कलर है। तो सांसद महोदय का जो कलर है वो हरा है, नोट कर ले, हरा, और विधायक का कलर है गुलाबी। समझ गए, विधायक का कलर क्या है, गुलाबी कलर। अच्छा, दूसरी बात समझो इधर, देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया वोट के बारे में। ठीक है, अब मत कौन कौन देगा, कौन कौन वोट करेगा, कौन कौन मत देगा। ठीक है, अब बात करते हैं मत कौन कौन से देंगे। ठीक है, सबसे पहले संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। नहीं, ये पीछे क्यों बोल रहे हो, सही सब ये बोल रहे हैं, पीछे हाथ मार रहे, क्यों मार रहे?
बार-बार पहले आप मिनट करते दोबारा बैठे। सबसे बड़ी बात बताइए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। जो आज गुजर जाएगा वो दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा और भी कुछ बताए। अच्छा बहुत से टीचर पढ़ाने आते हैं, कोई तुम्हें डांटता है? अरे कुछ डांटने के लिए अपना करो, अपना भरो। मैं ये चाहता हूँ तुम बिगड़ो मत, मैं ये चाहता हूँ तुम बिगड़ो मत, सुधर जाओ। मैं बार बार तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उधर मत बढ़ो, गड्ढा आएगा जाओगे। अगर तुम कभी बढ़ोगे ना तो बिल्कुल फिक्स है, वो लिखा रहता है धूम्रपान करने से जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। व्यक्ति बार बार पीता है, वो किडनी, लीवर सब खराब हो जाता है, फेफड़े सब खराब होते हैं। फिर क्या है, एक व्यक्ति में हॉस्पिटल में था, मेडिकल कॉलेज में, वो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा था। उससे पूछा डॉक्टर ने, क्या कितनी तुमने बीड़ी पीता था? वो कहता कोई भी नहीं थी। बोला आगे की जिंदगियां समाप्त हो गई हैं, आगे की जिंदगी तुम्हारे समाप्त हो गई, चला ही नहीं जा रहा, क्या करोगे? तो ये सोचो, ये सब चेतावनियां, ठीक है, माता पिता गुरु अगर तुम्हें समझा दे, चेतावनी दे रहे, सुधर जाओ, ये बार बार नहीं, तो बेकार है। और जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने अपने माता पिता को नहीं समझा तो भगवान भी उसके लिए दरवाजे बंद है, गुरु को नहीं समझा तो सब कुछ बेकार है। माता पिता गुरु सदैव सम्मान करो, किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, ठीक है, सदैव पूजनीय। माता पिता किसी के भी हो, सदैव पूजनीय, ठीक है। आधा इधर बात कर लेते, संसद के निर्वाचित सदस्य मत देते हैं, मनोनीत क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल सही है, मनोनीत इसलिए नहीं वोट करते हैं क्योंकि मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इधर जब मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होंगे तो वो फिर उसके अनुसार वोट करेंगे, इसलिए मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। दूसरी बात, इधर दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। हाँ, विधानसभा। अच्छा, वर्तमान समय में भारत में कितनी विधानसभाएं हैं? वर्तमान समय में कितनी विधानसभाएं हैं? क्या 33 कैसे? हाँ 30 तुमने कैसे बताया? अच्छा, क्या कहा मैंने? सही, 30 +1। अब ये +1 अब मैंने कौन सा ऐड कर दिया? अभी बनी नहीं है, अभी तो 30 ही है। लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान है, पर अभी विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर प्रावधान देखें तो कितना है? 31। अगर है कितनी मौजूद इस समय? 30, ठीक है, बहुत सही तुमने बताया, ठीक है। 30 विधानसभाएं, एक तो तुम्हारा 28 राज्यों में, एक दिल्ली, एक पांडिचेरी, ठीक है, कितना हो गया? 30। 30 विधानसभाएं जो हैं उनके निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करेंगे? मत देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ इधर। अब जैसे जैसे आप उम्मीदवार, अपने बाबा को आपने उम्मीदवार बनाया, ठीक है, उम्मीदवार के लिए जैसे तुमने अभी 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तुमने देखा होगा प्रधानमंत्री जो है अपने नामांकन के लिए गए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए जब गए तो उनके साथ एक बुजुर्ग, एक बाबा जी और एक दादी माँ, ठीक है, वो भी उनके नामांकन में शामिल हुई, अर्थात प्रस्तावक के रूप में शामिल हुई। तो उम्मीदवार आपने अपने बाबा को बना दिया, ठीक है, बाबा हमारे चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने कहने से थोड़ी चुनाव लड़ना हो जाएगा, अब आपको अपना नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ेगा। तो नामांकन दाखिल करने के लिए शर्त क्या है पता है? जमानत राशि होनी चाहिए, नहीं पैसे कितने होने चाहिए? 15,000। एक तो 15,000 रुपए तुम जमानत राशि के रूप में रखोगे, पहले कितने थे? 2500, अब कितने हैं? 15,000। ये याद रहे, अगर टोटल वैध मत का, कुल वैध मत का 1/6 भाग आपके बाबा जी नहीं पाए तो ये 15,000 भी वापस नहीं होंगे, चले जाएंगे। समझिए इधर, अगर आपके बाबा चुनाव लड़े और कुल वैध मत का 1/6 नहीं पाए तो ये 15,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये चले जाएंगे कहाँ? RBI के पास चले जाएंगे। ये किसके पास चले जाएंगे? RBI के पास चले जाएंगे। अच्छा, अब और दूसरी बड़ी समस्या क्या है? अब अगर यहीं पर हो तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति कहेगा, जैसे गांव में नहीं जाते हो, लोग कहते प्रधान प्रधान, तो उनसे पूछो ये भी प्रधान है? अरे ये तो नाम के प्रधान है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? अरे ये चुनाव लड़े थे, हार गए, हारे भी प्रधान है। कहता कि नहीं कहता? हारे भी प्रधान है, ठीक है। तो तुम कम से कम लाइन लग जाएगी, अरे ये राष्ट्रपति महोदय बैठे हुए हैं, अरे कैसे राष्ट्रपति? तो दूसरा कहेगा हारे भी राष्ट्रपति बैठे। तो ऐसे बहुत से लोग हो जाएंगे। तो पता है इसके लिए एक कंडीशन है, प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50, अनुमोदक 50 होने चाहिए। पहली बात, जब नामांकन करने जाओगे अपने बाबा का, इधर 50 जो वोट करने वाले हैं, मत देने वाले हैं, सांसद और विधायक, तुम्हारे साथ 50 हो प्रस्तावक के रूप में और 50 उनका अनुमोदन करने के रूप में हो, अर्थात 100 लोग तुम्हारे पास हो। अब तुम 100 कहां से विधायक और सांसद ढूंढ के लाओगे? ठीक है, ये प्रक्रिया क्या है? कठिन है, तभी लोग ज्यादा लोग पहुंच नहीं, ठीक है। नहीं तो हर व्यक्ति कहे कि हम इतने धनाढ़ दे, थोड़ा पैसा खर्च कर लेंगे, लाओ उम्मीदवार ही बन जाए, ठीक है। नहीं, देखते नहीं हो, हर व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, IAS नहीं बन पाएंगे, कम से कम फॉर्म तो डाल दें, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कंपलसरी है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या? अनुमोदक होने चाहिए। अच्छा, मान लो ये मिल गया, चुनाव हुआ, और चुनाव में देखो इधर, जैसे तुम्हारे यहाँ विधायक का चुनाव हुआ या प्रधान का चुनाव हुआ, एक टोटल मतदाता कितने हैं? 500 वोट पड़े, इधर 500 पड़े, एक को 100 मिले, एक को 100 मिले, एक को 100 मिले, ठीक है। एक को 101 मिला और एक को 99 मिला। जीतने वाला कौन है? 101 वाला जीतने वाला है, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां जीतेगा कौन? देखिए इधर, यहां जीतने वाला कौन होगा? यहां पर कोटा होगा, ठीक है। क्या बताओ बताओ बताओ, फार्मूला बताओ। नहीं, बढ़िया बात है तुम ये, हाँ बताओ। ये पहले कहाँ से देखोगे? कहाँ किसने पढ़ा? अच्छा हाँ बताओ। कोटा बराबर, हाँ बोलो, कुल वोट नहीं, कुल वैध मत। एक चीज बढ़ा लो, कुल वैध मत, हाँ बटे कोई प्रत्याशी नहीं, बोल दे दो, कुल प्रत्याशी नहीं, फिर गलत लिख लिया। वो जहां से पढ़ रहे थे उसको पढ़ना बंद कर देना, ठीक है। कुल पद +1 और सही करेक्शन करो। इधर
कुल प्रत्याशी नहीं, कुल पद। पद कितना है? एक। जैसे इधर देखो, जैसे एग्जाम्पल इधर मान लो कुल वैध पद कितने हैं? 1000। ठीक है, कुल पद कितना है? 1 +1 और यहाँ पर +1। ये क्या हो गया? 1000/2 +1। ये क्या हो गया? 500 + 1 = 501। ठीक है, कुल हाँ क्या क्या होता है? ये कॉमन है, फॉर्मूला कॉमन। ठीक है, इधर अब जैसे ही आप जीते, जैसे जीत गए, ठीक है, अगर इसके अनुसार कोटा नहीं निकल रहा है फिर द्वितीय चरण की मतगणना होगी। द्वितीय चरण की मतगणना होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग, समझिए। अब हम चर्चा करते हैं, जैसे आप जीत गए, जैसे जीते वैसे आपको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इधर समझिए, शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का। अगर मान लो उसकी तबीयत उस समय खराब चल रही है तब वरिष्ठ न्यायाधीश। बिल्कुल सही है। इधर अच्छा, शपथ लेगा, काहे की शपथ लेगा? काहे की शपथ लेगा? मर्यादा पूर्वक कार्य करेगा। नहीं, शपथ काहे की? वही शपथ ज्यादा नहीं, ऐसे बोलो। इधर हाँ बताओ, ये बता, गोपनीयता की शपथ लेगा? नहीं। तुमने सुना है प्रधानमंत्री लेते हैं पद गोपनीयता, तुमने कहा पद गोपनीयता की शपथ दिला दी जाएगी? नहीं, पद गोपनीयता की शपथ नहीं होगी। हाँ गोपनीयता मतलब गोपनीय रहना। इधर बताओ, शपथ किसकी लेगा? नहीं पता, लिख लीजिए। किसकी शपथ लेगा? बताओ, किसको बताओ? संविधान। देखिए, संविधान के प्रति निष्ठा, व रक्षा तथा जन कल्याण की, तथा जन कल्याण की, तथा जन कल्याण की। समझिए, निवास कहाँ करेंगे? क्या? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। इधर सुनो, ये जो राष्ट्रपति भवन है, इसमें गार्डन था जिसका पहले नाम था मुगल गार्डन। अभी सरकार ने उसका नाम बदल दिया। अब वर्तमान समय में उसका नाम क्या है? सुना था तो सभी ने बताए। अमृत उद्यान। अमृत उद्यान क्या है? नाम क्या है? अमृत उद्यान।
नोट कर ले, वर्तमान समय में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान है। क्या नाम है? अमृत उद्यान। अच्छा, ये राष्ट्रपति भवन है, इसका डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस। लिखे, इसका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस, इसका डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। हाँ, फिर दूसरे चढ़ते फिर वो लास्ट वाले बांट दिया इधर इधर। हमसे पूछो। इसका नाम क्या रखना? अच्छा इधर देखो, इधर। अब एक कंडीशन और है, पता है राष्ट्रपति जो भवन है वो एक पहाड़ी पर है, रायसीना हिल्स। और पता है ये पहाड़ी अरावली पर्वत का भाग है। नोट कर ले, रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स रायसीना हिल अरावली श्रेणी का ही भाग है। श्रेणी का ही भाग है। अब समझिए जरा, इधर भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान है, भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान, भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान राष्ट्रपति भवन। अरे सरकारी सबसे बड़ा, इधर समझिए, इधर यहाँ की विशेषता, इसमें लगभग अगर रूम देखे ना, हॉल देखे, तो यहाँ लगभग एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लगभग मान लो 350 हॉल है। डेली एक्सचेंज करोगे? डेली एक्सचेंज, देखो कहीं ना कहीं तुम साल में विदेश यात्रा पे तो रहोगे, ठीक है, तो मान चलो डेली अगर एक तुम्हारा सोने के लिए अलग बनवाया जाए तो ठीक है, तब भी खाली रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इनका कार्यालय पूछे, कार्यालय भी इनके घर में ही है। इधर इनका जो ऑफिस है ना, ऑफिस भी कहाँ है? इनके घर में ही है। समझ गए? इनका जो ऑफिस है वो भी इनके घर में, ठीक है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तथा यह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष होता है, तथा यह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समझिए कार्यकाल 5 वर्ष। जरा समझने वाली बात समझिए इधर ध्यान से। जैसे आपके यहाँ कोई ऐसी घटना घटित हो, जैसे आपके यहाँ प्रधान की मृत्यु हो गई, इधर प्रधान के लिए समय कितना है? 5 वर्ष।
और मान लो 3 वर्ष के बाद प्रधान की मृत्यु हो गई, अब नया प्रधान चुना जाएगा कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। जो नया आएगा वो कितने समय के लिए आएगा? 2 वर्ष के लिए। अच्छा, अब राष्ट्रपति के बारे में सुनो। राष्ट्रपति, इधर राष्ट्रपति के बारे में समझिए, इधर पीछे। राष्ट्रपति की 3 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई, कार्यकाल 5 साल का, 3 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई। नया आएगा कितने वर्षों के लिए? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। समझ गए? शेष समय के लिए नहीं आएगा, 5 वर्ष। ठीक है, नोट करके लीजिए। नोट, जब भी नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, जब भी नया राष्ट्रपति चुना जाएगा तो वह पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, शेष समय के लिए नहीं, शेष समय के लिए नहीं। एक और त्याग पत्र, त्याग पत्र। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अब समझिए जरा, राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र किसे दे दिया? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को, ठीक है। इधर अब उपराष्ट्रपति महोदय इसकी सूचना किसे देंगे? क्या सूचना किसे देंगे? सबसे पहले किसे सूचना देंगे? ये प्रश्न आया हुआ है। चुनाव आयुक्त नहीं, पता नहीं तुम कैसे बैठते हो। हमारी क्लास संस्कारी और सही सलाम पेमेंट मुंह में खाने वाली चीज नहीं, मिलने वाली है। बताए पता नहीं कुछ लोग खा खा के बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। ये अभी खा रहा था। इधर किसे सूचना देते? नहीं, नहीं लिखे, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष किसे सूचना देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देंगे, ठीक है। सबसे पहले सूचना किसे जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को।